बच्चों आज मालूम करते हैं हम वेक्टर एडिशन। टाइप्स ऑफ वेक्टर मालूम कर लिया तो वेक्टर के बीच में एंगल फाइंड आउट करना मालूम कर चुके हैं। नाउ वेक्टर एडिशन। वेक्टर का एडिशन किस प्रकार से करते हैं? इनका एडिशन सिंपल एल्जेब्रिक मेथड्स के द्वारा नहीं किया जाता है। जैसे अपन बचपन में मालूम करते थे 2x + 3x = 5x। इस तरह से हम सिंपल एल्जेब्रिक मेथड से वेक्टर क्वांटिटी का एडिशन नहीं करते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि इसमें डायरेक्शन इन्वॉल्व होती है। ठीक है, तो इनका एडिशन करने के लिए कुछ स्पेशल रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं। वो रूल्स क्या हैं? 1 बाय 1 हम मालूम करते हैं। ठीक है, तो वेक्टर को एडिशन के लिए ये वेक्टर A है, इसमें हमें वेक्टर B ऐड करना है। तो वेक्टर A प्लस वेक्टर B कैलकुलेट करना है। तो पहले वेक्टर A आया है पहले, तो वेक्टर A जिस डायरेक्शन में गिवन है उसी डायरेक्शन में आप पहले ड्रॉ कर दीजिए। वेक्टर A उतने ही मैग्नीट्यूड उसी डायरेक्शन में। अब A वेक्टर के में B वेक्टर को ऐड करना है, तो B वेक्टर के टेल A वेक्टर के हेड से जोड़ दीजिए। ठीक है ना, पहले वाले के हेड से दूसरे वाले का टेल ऐड करना होता है। ठीक है ना, तो क्या रूल है? हेड टू टेल। ठीक है, तो पहले के हेड में दूसरे का टेल, तो इस वेक्टर को मैं इसी के पैरेलल शिफ्ट कर सकता हूं, जानते हैं अपन, और इस तरह से ला सकता हूं, और उस बी वेक्टर को मैं ए वेक्टर के हेड में कनेक्ट कर दिया उसका टेल। बच्चों अब क्या करना है? पहले वेक्टर का टेल और दूसरे वेक्टर का हेड ज्वाइन कर दीजिए, और डायरेक्शन किधर देनी है? टेल टू हेड, ये डायरेक्शन देनी है। ये जो वेक्टर आया है इसको बोलते हैं रिजल्टेंट वेक्टर, और रिजल्टेंट वेक्टर को वेक्टर R से रिप्रेजेंट करते हैं। उसका मतलब होता है इन गिवन वेक्टर्स का वेक्टर सम, वेक्टर A प्लस वेक्टर B। तो ये वेक्टर एडिशन हुआ। ठीक है, ऑन द अदर हैंड अगर मैं कहूं हमें अगर B वेक्टर प्लस A वेक्टर फाइंड आउट करने को बोल दिया जाता, तो पहले कौन आया बोलो? वेक्टर B। तो पहले वेक्टर B आप ड्रॉ करेंगे, वेक्टर B ये लीजिए। अब फर्स्ट वेक्टर के हेड में सेकंड वेक्टर यानी वेक्टर A का टेल ऐड करना है, तो वेक्टर A ये रहा, तो उसको उसी डायरेक्शन में कनेक्ट कर दीजिए। अब पहले वेक्टर का टेल और दूसरे वेक्टर का हेड ये रहा, और एरो किधर लगाएंगे बोलो? टेल टू हेड, टेल टू हेड ये एरो लगेगा। तो बच्चों ये कौन हुआ? इन दोनों वेक्टर का वेक्टर सम वेक्टर A प्लस वेक्टर B या वेक्टर B प्लस वेक्टर A, और दैट इज रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर का मतलब वेक्टर सम ऑफ गिवन वेक्टर्स। ठीक है, तो बच्चों देखो ये R वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर और ये R वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर, दोनों क्या है? दोनों डायरेक्शन सेम है और इनकी मैग्नीट्यूड भी सेम होता है। तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकल रहा है कि वेक्टर A प्लस वेक्टर B इज ऑलवेज इक्वल टू वेक्टर B प्लस वेक्टर A। लॉ ऑफ कम्यूटेटिव को फॉलो करता है। ठीक है ना, क्या? वेक्टर एडिशन ओबे द लॉ ऑफ कम्यूटेटिव। वेक्टर एडिशन में आगे हम स्टडी कर रहे हैं बच्चों लॉ ऑफ ट्रायंगल। इस लॉ के अकॉर्डिंग दो वेक्टर का एडिशन किया जाता है। ठीक है, अब इस लॉ के अंदर क्या होता है आइए मालूम करते हैं। ठीक है, वेक्टर A ये वेक्टर B, तो अब वेक्टर A प्लस वेक्टर B हमें कैलकुलेट करना है। If vector A and vector B are represented, if vector A and vector B are represented in the same order of a triangle,
in the same order of a triangle, then its third side in opposite order gives the resultant vector. वेक्टर A प्लस वेक्टर B, रिजल्टेंट वेक्टर का मतलब, ठीक है। वापस देखिए बच्चों, अब छोटी सी बात, ये वेक्टर A है तो आगे की तरफ एरो है तो ये सेम ऑर्डर कहलाएगा। ये भी गया तो सेम ऑर्डर, ये गया तो भी सेम ऑर्डर, आगे गया तो भी सेम ऑर्डर है, ठीक है ना। लेकिन बच्चों ये क्या है बोलो, सेम ऑर्डर है, और ये अपोजिट ऑर्डर कहलाता है या रिवर्स ऑर्डर कहलाता है, ठीक है। अब यहाँ पे वापस रिपीट कर रहा हूँ, इफ टू वेक्टर्स हियर, वेक्टर A वेक्टर B are represented by two continuous sides of a triangle in the same order, in the same order, in the same order, then third side of this triangle in opposite order give the resultant vector। तो resultant vector का मतलब ही क्या होता है, वेक्टर सम। तो बच्चों इस लॉ से भी वही रिजल्ट आया है जो अपन ने थोड़ी देर पहले मालूम किया, ठीक है। तो लॉ ऑफ ट्रायंगल के द्वारा भी दो वेक्टर का हम एडिशन कर सकते हैं। नाउ टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर बच्चों, और इसी को एनालिटिकल मेथड भी बोलते हैं, ठीक है। मतलब लॉ ऑफ ट्रायंगल से हम रिजल्टेंट वेक्टर जो r आया है, r वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट करते हैं उसके बारे में जानकारी ले रहे हैं बच्चों। लेट वेक्टर a और ये वेक्टर b है, एक का हेड और दूसरे का टेल मिल रहा है, तो इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल जो होगा वो एक्सटीरियर एंगल होगा, जिसको मैंने थीटा से रिप्रेजेंट किया। इस लाइन को आगे बढ़ा दिया है और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, जिससे ये एंगल 90 डिग्री हो गया है। अब आपके पास में एक राइट एंगल ट्रायंगल PLQ मिल गया है, इससे आप sin थीटा cos थीटा फाइंड आउट कर सकते हैं। और ये राइट एंगल ट्रायंगल बनाने के लिए ही इनको आगे बढ़ाया गया है, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल में ही हम ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो जो यहाँ से sin थीटा क्या हुआ, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है, QL अपॉन PQ। तो जो PQ की वैल्यू देखो क्या है यहाँ पर, ये रही, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पे वेक्टर B मत लिखिएगा, उसका मैग्नीट्यूड लिखना होता है। क्यों, ये sin थीटा cos थीटा tan थीटा जब कभी भी आप ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो लिखें तो हमेशा मैग्नीट्यूड लेना, वेक्टर नहीं लेना बच्चों, ठीक है। ये लिखिए, तो QL B sin थीटा, इससे मैंने नंबर 1 पॉइंट दे दिया। cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, PL अपॉन B, तो PL की वैल्यू क्या हो गया, B cos थीटा। ये नंबर 2 में हमने 2 पॉइंट मालूम कर लिए। नाउ यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन मोटा राइट एंगल ट्रायंगल OLQ, तो OLQ इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम हम यूज करने जा रहे हैं। तो बच्चों अपन जानते हैं बहुत अच्छे से, OQ का स्क्वायर इक्वल टू OL का स्क्वायर प्लस LQ का स्क्वायर। अब इनकी वैल्यू पुट कर दीजिए बच्चों। पाइथागोरस थ्योरम यूज करो या ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो यूज करो, हमेशा मैग्नीट्यूड लेना है, ठीक है। तो OQ के स्थान पे क्या लिखेंगे, R वेक्टर का मैग्नीट्यूड यानी R स्क्वायर। OL को लिखूंगा बच्चों, OL ये रहा, तो यहाँ से A प्लस ये वैल्यू B cos थीटा आई यहाँ से, तो A प्लस B cos थीटा, A प्लस B cos थीटा का होल स्क्वायर, और LQ B sin थीटा का होल स्क्वायर। So next step, R square is equal to A square plus B square cos square थीटा प्लस 2AB cos थीटा, यहाँ पे A प्लस B का होल स्क्वायर ओपन किया है, और B स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। यहाँ से हम कॉमन ले रहे हैं B स्क्वायर को। तो नेक्स्ट स्टेप, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर ब्रैकेट में cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस 2AB cos थीटा। हम बचपन से जानते हैं sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है। सो नेक्स्ट स्टेप, R स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा।
और नेक्स्ट स्टेप r विल बी स्क्वायर रूट के अंदर बच्चों a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ab cos थीटा। ये आपके पास में इंपॉर्टेंट रिजल्ट प्राप्त हुआ और r को बोलते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर r और कई बार रिजल्टेंट भी बोल देते हैं रिजल्टेंट। a कौन है? a इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a। b कौन है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b। एंड थीटा कौन है? ये थीटा एंगल बिटवीन वेक्टर a एंड वेक्टर b। तो बच्चों ये हमारे पास में नंबर 1 देता हूं, इसको मैं ये याद रखना है हमको टू फाइंड द वैल्यू ऑफ r। बच्चों अब अपन मालूम करते हैं टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर फ्रॉम वेक्टर a। पहली बात तो ये मालूम करें कि डायरेक्शन फाइंड आउट करने का मतलब होता है एंगल फाइंड आउट करना। क्या होता है? एंगल फाइंड आउट करना। तो अगर लिखा गया है डायरेक्शन फाइंड आउट करिए वेक्टर r की फ्रॉम वेक्टर a, इसका मतलब इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल बता दीजिए। वो एंगल बता देने का मीनिंग ही डायरेक्शन बता दिया आपने। देखो लिखा भी है एंगल बिटवीन वेक्टर r एंड वेक्टर a। तो यहाँ पे देखो ये अपना रिजल्टेंट वेक्टर रहा बच्चों, ये रहा a वेक्टर और इन दोनों के बीच का जो भी एंगल होगा वो एंगल ही डायरेक्शन होगा किसका? r वेक्टर का। फ्रॉम वेयर? फ्रॉम a वेक्टर। तो बच्चों आप जानते हैं टेल से टेल मिल रहा है इन दोनों वेक्टर का, इन दोनों के बीच का जो इंटीरियर एंगल होगा जिसको मैंने अल्फा से रिप्रेजेंट किया है वही इनका डायरेक्शन होगा किसका? r वेक्टर का। फ्रॉम वेयर? a वेक्टर से। तो मैंने tan अल्फा यूज किया, ट्रायंगल यूज कर रहा हूं मैं वही OLQ से, OLQ रेक्टेंगल ट्रायंगल मोटा वाला, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कौन है बोलो? b sin थीटा और बेस यहां से यहां तक ये a प्लस b cos थीटा। तो a प्लस b cos थीटा। सो अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। This is alpha known as direction of resultant vector from vector A। Similarly एक पॉइंट और देखिए, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर R from वेक्टर B पूछ लिया जाए, that means एंगल बिटवीन R वेक्टर एंड B वेक्टर। इसका मतलब ये R वेक्टर और ये B वेक्टर इन दोनों के बीच का एंगल, दोनों का हेड से हेड मिल रहा है तो इन दोनों के बीच का एंगल ये वाला जिसे मैं बीटा से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, बीटा पूछा गया है। तो जो tan बीटा लिखने का मैं डायरेक्ट आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ कि जो tan अल्फा का फॉर्मूला है जिसको नंबर में देता हूँ नंबर 2 नंबर पे जहां पर B है वहां A लिख दीजिए और जहां A है वहां B लिख दीजिए, अपने आप tan बीटा का फॉर्मूला आ जाएगा। तो आप ऐसा कर सकते हैं, तो B के स्थान पे लिख दीजिए A sin थीटा अपॉन A के स्थान पे B लिख दो तो B के स्थान पे A लिख दो। सो बीटा विल बी tan इनवर्स A sin थीटा अपॉन B प्लस A cos थीटा, where beta is direction of follow vector r from vector b। तो ये बच्चों ये दोनों फॉर्मूले आपको ध्यान रखने हैं। अल्फा के फॉर्मूला भी ध्यान रखना है और बीटा का भी ध्यान रखना है, आपको नोट कर लीजिए और याद रखिए। नाउ स्पेशल केस लेते हैं। स्पेशल केस रिजल्टेंट वेक्टर की वैल्यू क्या होगी? डायरेक्शन ऑफ r वेक्टर फ्रॉम a वेक्टर की वैल्यू क्या होगी? डिफरेंट केसेस अभी ले रहे हैं हम। यहाँ पर कुछ ना कहा जाए तो हमें अल्फा ही बताना होगा, मतलब रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन फ्रॉम फर्स्ट वेक्टर यानी a वेक्टर जिसको अपन ने माना है उससे बतानी होगी। तो r का फॉर्मूला अपन जानते हैं और tan अल्फा का भी जानते हैं, वो अपन को ध्यान रखना है, ठीक है। तो स्पेशल केस नंबर 1 में ले रहे हैं इफ वेक्टर a
is parallel to वेक्टर b। अगर दो वेक्टर पैरेलल है तो इसका मतलब इनके बीच का एंगल क्या होगा 0 डिग्री। तो ये थीटा इक्वल टू 0 डिग्री यहाँ पे पुट कर रहे हैं हम। तो r का वैल्यू आ रहा है अंडर रूट, देखो यहीं पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos 0 डिग्री 1 हो गया। तो ये पूरी स्टेप अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab a प्लस b का होल स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो क्या बन जाएगा a प्लस b बन जाएगा, जो मैंने डायरेक्ट लिख दिया। and this is the maximum value, क्या बच्चों, maximum value of r, जिसको हम कई बार r max भी लिख देते हैं, ठीक है ना। r max यानी मैक्सिमम वैल्यू कितनी a प्लस b कब होती है, जब दोनों वेक्टर पैरेलल होते हैं। अब बच्चों यहाँ पे डायरेक्शन की बात करें, डायरेक्शन tan अल्फा इज इक्वल टू b sin 0 डिग्री अपॉन a प्लस b cos 0 डिग्री। sin 0 0 होता है तो 0 अपॉन समथिंग जो भी होगा 0 होगा। tan अल्फा 0 तो अल्फा की वैल्यू भी 0 डिग्री हुई। स्पेशल केस नंबर 2 में ले रहे हैं बच्चों, इफ a वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू b वेक्टर दैट इज थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री और यू कैन से पाई बाय 2 रेडियन, एक ही बात है। यहाँ पे r की वैल्यू क्या हो जाएगी, when two vectors are perpendicular to each other, so we can say r is equal to under a square plus b square plus 2ab cos 90। cos 90 0 होता है बच्चों, तो ये पूरा स्टेप क्या हो गया 0। तो हमारे पास r की वैल्यू क्या आ गई अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। तो r is equal to अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और डायरेक्शन के लिए हम बात करें तो tan अल्फा is equal to b sin 90 डिग्री अपॉन a प्लस b cos 90 डिग्री। बच्चों sin 90 1 होता है, b इंटू 1 b अपॉन a cos 90 0 होता है तो b बाई a। तो tan अल्फा इज इक्वल टू b बाई a, तो अल्फा विल बी tan इनवर्स b बाई a। ये कंडीशन होगी जब दो वेक्टर मतलब वेक्टर a और वेक्टर b परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है। स्पेशल केस नंबर 3 बच्चों, इफ वेक्टर a एंड वेक्टर b आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर, अगर दो वेक्टर एंटी पैरेलल होंगे तो उनके बीच का एंगल 180 डिग्री और पाई रेडियन, ठीक है। हम जानते हैं cos 180 कितना होता है, cos 180 डिग्री की वैल्यू -1 और sin 180 कितना होता है बोलो 0। तो प्लीज ध्यान रखिए ट्रिग्नोमेट्री से। अब हमें r की वैल्यू मालूम करना है। r इस पर देखो अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos 180 मतलब -1। तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, जिससे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। अब ध्यान देने वाली बात ये है कि ये a माइनस b का होल स्क्वायर भी होता है और b माइनस a का होल स्क्वायर भी होता है। दोनों को ओपन करिए, यही स्टेप आ रही है, ठीक है। इसका मतलब या तो जवाब a माइनस बी आएगा या b माइनस a आएगा। इन दोनों स्टेप में से हम यहाँ पे एक स्टेप लिखेंगे a डिफरेंस b r इज दिस इज द पॉजिटिव डिफरेंस। इसका मतलब होता है बच्चों बिगर माइनस स्मॉलर, मतलब बड़े में से छोटे को माइनस करना है। अगर a बड़ा है तो a माइनस बी मानिए इसको, अगर b बड़ा है तो b माइनस a मानिए, ठीक है। और ये बच्चों r की मिनिमम वैल्यू कहलाती है। क्या है, r की मिनिमम वैल्यू a डिफरेंस b। अब छोटी सी बात हम ये समझा देते हैं कि यहाँ बिगर माइनस स्मॉलर ही क्यों किया गया है, ठीक है। वो जवाब आप ही से देते हैं। जरा इस r का नाम बताइए, इस r का नाम मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, और मैग्नीट्यूड हो नहीं सकता क्या, नेगेटिव, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो पॉजिटिव कब मिलेगा बच्चों अपन को, जब बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे। इसलिए हमें हमेशा बिगर माइनस स्मॉलर ही करना होता है ताकि जो भी वैल्यू मुझे मिले यहाँ पर वो पॉजिटिव मिले, ठीक है। और r मिनिमम की वैल्यू ये प्राप्त हुई a डिफरेंस b नॉर्मली। नाउ बच्चों रेंज ऑफ r, r का नाम मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर।
उसका रेंज फाइंड आउट करना। रेंज का मतलब इस तरह समझिए, मैंने अभी अभी बताया आपको कि आप मुझे बताएं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर मैक्सिमम। आर की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? a प्लस बी, ये a प्लस बी, ठीक है, मान लेते हैं ये वैल्यू, ठीक है। आर की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है? a डिफरेंस बी, ये लीजिए ये। तो मैं कहूँ आर की रेंज कितना है, तो हम समझा रहे हैं कि आर की रेंज सर बोल दो मिनिमम से आर मैक्सिमम तक होगी, ये इसकी रेंज है। यहाँ से यहाँ तक की जो भी वैल्यू होगी उसकी रेंज में है। इसके इस तरफ वाली वैल्यू रेंज में नहीं है, उसकी रेंज नहीं है। इसके इस तरफ वाली वैल्यू की रेंज नहीं है। तो आर की रेंज का मतलब सुना गया कि दैट मींस आर मिनिमम टू आर मैक्सिमम, दिस इज द रेंज ऑफ आर। इसे अपन ऐसा भी लिख सकते हैं, आर मिनिमम टू आर मैक्सिमम, ब्रैकेट में लिख दीजिए, या आप इसको ऐसे लिख दीजिए, आर की वैल्यू आर मिनिमम से ज्यादा या उसके बराबर और आर मैक्सिमम से कम या उससे बराबर, ठीक है। यानी आर मिनिमम से लेकर आर मैक्सिमम तक इस आर की रेंज है, ठीक है। आर मिनिमम की वैल्यू क्या हो सकती है? ए डिफरेंस बी, और आर मैक्सिमम की वैल्यू ए प्लस बी। तो दिस इज द रेंज ऑफ आर। बच्चों एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उससे कुछ बातें और समझ आएंगे। जैसे टू फोर्सेस 15 न्यूटन एंड 10 न्यूटन आर एक्टिंग ऑन ए बॉडी, देन फाइंड। तो हमें फाइंड आउट करना है, और ये फोर्सेस कॉन्करेंट फोर्सेस होते हैं। तो फाइंड आउट करना है नंबर 1 आर मिनिमम, मतलब मिनिमम वैल्यू ऑफ फोर्स, आर मैक्सिमम और रेंज ऑफ आर, ठीक है। अब बड़े ध्यान से देखो, पहला आर मिनिमम की वैल्यू हमने मालूम किया ए डिफरेंस बी। पहले वाले को ए मान लीजिए, बाद वाले को बी मान लीजिए आप। तो बड़े में से छोटे को माइनस करना है, मतलब 15 माइनस 10 दैट इज 5 न्यूटन। दिस इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ फोर्स। दूसरा पॉइंट आ रहा है बच्चों आर मैक्सिमम फाइंड आउट करना, जो कि a प्लस बी के इक्वल होगा, यानी 15 प्लस 10 यानी 25 न्यूटन। तीसरा आ रहा है रेंज ऑफ रिजल्टेंट फोर्स, जो कि क्या होगा 5 न्यूटन से ज्यादा है उसके बराबर, 25 न्यूटन से कम या उसके बराबर, यानी 5 न्यूटन टू 25 न्यूटन, ये रहा रेंज। इसको कई बार ऐसा भी लिख सकते हैं 5 न्यूटन टू 25 न्यूटन, इसी रेंज, ठीक है। तो रेंज की मामला। अब देखिए एक यहाँ समझने की बात है, वो सुन लीजिए। दो फोर्स लग रहे थे बॉडी पे और हमें उनका रेंज मालूम पड़ा 5 न्यूटन टू 25 न्यूटन। तो अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप लोग यहाँ पे ध्यान देके जवाब देना मेरे क्वेश्चंस का, कि क्या इन जब बॉडी पर तो ये दो फोर्स लग रहे हैं, तो क्या उनका रिजल्टेंट 5 न्यूटन पॉसिबल है क्या, संभव है क्या? जी हाँ, 5 न्यूटन देखो संभव है। क्या 25 न्यूटन संभव है? जी हाँ संभव है। उनके बीच वाली वैल्यू भी सारी संभव है। मैं कहूँ इन दोनों का रिजल्टेंट क्या हो सकता है क्या 50 न्यूटन, हाँ इनके बीच में आ रहा है तो वो भी संभव है, ठीक है ना। यानी 5 न्यूटन से 25 न्यूटन, ये दोनों वैल्यू उनके बीच वाली सारी वैल्यू संभव है, पॉसिबल है रिजल्टेंट के फॉर्म में, ठीक है। इस तरह वाली वैल्यू पॉसिबल नहीं है, इधर वाली वैल्यू पॉसिबल नहीं है। तो मैं आपसे पूछूं, ये दो फोर्स लग रहे हैं, इन दोनों का रिजल्टेंट क्या 30 न्यूटन संभव है क्या? नहीं, क्योंकि वो रेंज में नहीं है, 30 न्यूटन कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। क्या 1 न्यूटन पॉसिबल है क्या? नहीं। तो कई बार आता है कि दो फोर्स लग रहे हैं, तो इनका रिजल्टेंट कौन सा हो सकता है, कौन सा नहीं हो सकता, तो उस क्वेश्चन को भी जवाब आसानी से दे सकते हैं।